पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन, और भारतीय बाज़ारों में आज प्रॉफिट टेकिंग के नाम रहा। स्पेशली लास्ट आवर में कुछ न्यूज़ फ्लोज एक्सचेंजेस में उठे कि शायद सेटलमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके दम पर भी बिकवाली थी और नए सौदे बनाने और बिकवाली के लिए भी मुश्किलें आ रही थी मार्जिन को लेकर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन अदरवाइज़ भी आज सेकेंड हाफ से ही मार्केट में जो सेल ऑफ की इंटेंसिटी थी वो बढ़नी शुरू हुई थी। फार्मा अकेला सेक्टर था जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था और मेजरली सभी फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। मिसाल तौर पे ऑरोबिंदो, सिंजिन, डीवीस, सिप्ला, रेड्डीज़, सब में अच्छी खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लुपिन, यहाँ पर भी खरीदारी का दौर था। तो फार्मास्यूटिकल एक अच्छी तेज़ी में था। बिकवाली में था आज बैंक्स, जिसमें HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लगातार दूसरे जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे। FMCG में सिलेक्टिव स्टॉक्स जहाँ पे प्रेशर था, लेकिन इन टोटल अगर आप F&O के टॉप गेनर्स देखेंगे तो उसमें आपको आज या तो फार्मा दिखाई पड़ेगा, बीट, सिप्ला, रेड्डीज़, डीवीज़ जैसे नाम, या फिर लॉरस जिसके लास्ट में नंबर आए। नंबर्स वीक थे लेकिन रिएक्शन नेगेटिव होकर वापस पुल बैक आ गया। उसके अलावा इवन टाटा कम्युनिकेशन आज नया ऑल टाइम हाई पहुंच गया, 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप हो गई। कोलगेट आज नंबर्स के बाद बढ़िया चला, करीब 6% का उछाल वहाँ देखने को मिला और 50,000 करोड़ के पार मार्केट कैप वहाँ पर भी पहुँचते हुए दिखाई पड़ी। तो FMCG से वहाँ पर एक सरप्राइज था। इनफैक्ट 2-3 छोटी FMCG कंपनियों में सरप्राइज आया। पहले ज्योति लैब के नंबर में सरप्राइज, फिर कोलगेट के नंबर में सरप्राइज। तो दोनों में बढ़िया मूव। अब देखते हैं कल मैरिको के नंबर हैं वो कैसे वहाँ पर रिएक्शन आता है। IEX के नंबर आए, वो वीक साइड पर नंबर देखने को मिले, तो रिएक्शन था 3% 4% के आसपास का डिप वहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। कल जो नंबर्स आए थे उसमें टेक महिंद्रा के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, तो फर्स्ट हाफ में शुरुआत ही हुई उसकी 5% नीचे, लोअर लेवल से पुल बैक ज़रूर देखने को मिला। M&M में आज बिकवाली देखने को मिली। वो RBL में अनरिलेटेड पार्टीज़ में इन्वेस्टमेंट की खबर के बीच में यहाँ पर प्रेशर था, करीब 5-6% के आसपास का डिक्लाइन वहाँ था। RBL ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखाई चुका था, डिस्काउंट हो ही गया था वहाँ पर कुछ हद तक। इसके अलावा जो अच्छे नंबर्स थे उसमें कुछ एक अच्छे नंबर्स थे स्कैफलर इंडिया के, ISMT के, गॉडफ्रे फिलिप्स के, वेसुवियस के। ये कुछ ऐसे नंबर जहाँ पर अच्छे नंबर आते दिखाई पड़े। बिकवाली या ख़राब नंबर थे फाइन ऑर्गेनिक्स के, प्रेशर देखने को मिला। सास्केन के वहाँ भी थोड़ा बहुत प्रेशर था। तो ये कुछ नंबर्स जहाँ पर वीकनेस थोड़ी सी प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन इन टोटल मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फर्दर समय को वेस्ट ना किए हुए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, ओके, पहला सवाल जो आया है, कहाँ गई वीडियो? ओके, पहला सवाल, कैन TCS एंड रिलायंस ग्रो ईयर बाय ईयर एवरेज 15% CAGR फॉर नेक्स्ट 10 ईयर विद दिस मासिव मार्केट कैप? कौशिक सर, हिस्ट्री तो यही कहती है। अगर आप मतलब ये नंबर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आप ट्विटर पे देख सकते हो कि मतलब एग्जैक्ट नंबर वहाँ पर आप पढ़ पाओगे, मैंने क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं रहेंगे इतने सारे। लेकिन फिर भी आप ऐसा समझ लो कि 2017 या 18 में रिलायंस का मार्केट कैप था 5 लाख करोड़, पहली बार जब हिट हुआ था। फिर उसके बाद 2019 तक आते आते हुआ 10 लाख करोड़, 2022 में हुआ 15 लाख करोड़ और अभी 2023 में 19.5 लाख करोड़ का रिसेंटली उन्होंने माइलस्टोन अचीव किया था, जिसके बाद वो डीमर्जर हो गया, तो उसको एडजस्ट कर दोगे तो उतना ही आ जाएगा वापस। सो इन टोटल आप 5-5 लाख करोड़ की मार्केट कैप अगर बढ़ रही है तो पहले बेस पे 50 हुआ, दूसरे बेस पे 25 हुआ, तीसरे बेस पे 12.5 और फिर उसके बाद लाइक वाइज। तो इस तरह की ग्रोथ अगर आ रही है तो आप एवरेज निकालोगे तो 15-20% की ग्रोथ आ रही है। तो हर साल का एवरेज ग्रोथ इतना ही देता है रिलायंस। 17-18% की CAGR उसके पिछले 15 साल की या 20 साल की। लाइक वाइज TCS भी IPO से लेकर अब तक मैंने देखा है तो मोटा मोटा 18-19% देता ही है CAGR में। तो रिलायंस की तो 32% की CAGR है IPO से लेकर अब तक, जो खुद उन्होंने मेंशन किया अपनी प्रेस रिलीज़ में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह की ग्रोथ इतने बड़े बेस पे, और आज आपको बड़ा बेस दिख रहा है मार्केट कैप का। ऐसा नहीं कि रिलायंस का बेस जब 5 लाख करोड़ हिट हुआ था तो उस समय, जब रिलायंस का बेस 3 लाख करोड़ का हिट हुआ था तब TCS की मार्केट कैप 5 लाख करोड़ थी। वो पहली कंपनी जिसने मार्केट कैप 5 लाख करोड़ अचीव की थी, तब वो बहुत बड़ा बेस था उस समय के हिसाब से। फिर 10 लाख करोड़ बड़ा बेस हुआ, फिर 15 लाख करोड़ बड़ा बेस हुआ और 20 लाख करोड़ भी बड़ा बेस होगा। तो बड़े बेस के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी तो बढ़ रही है ना। 40,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाल कर दे रही थी एक समय पर कंपनियां, 70,000 करोड़ का प्रॉफिट निकाल कर दे रही है साल का। तो बेस भी तो बड़ा होता जा रहा है। एक समय पर खाली ऑयल एंड गैस मेजर थी, आज कॉन्ग्लोमरेट है। तो डिपेंड करता है उन सब चीज़ों पर भी। तो इसलिए इस बड़े बेस को आप अगर असर्टेन कर रहे हो मार्केट कैप के, तो प्रॉफिटेबिलिटी के बड़े बेस को भी तो असर्टेन करो ना। EPS का साइज भी तो बढ़ रहा है, तो वो एक्सपेंशन भी आप साथ साथ काउंट करिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ के साथ अगर स्टॉक की ग्रोथ बराबर आ रही है देन इट्स फाइन। और सस्टेनेबिलिटी
इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबिलिटी इन कंपनियों में सो फार तो दिख रही है अगले 10 साल के लिए। लॉन्ग टर्म में रिटर्न इतना मैटर नहीं रखता जितनी सस्टेनेबिलिटी रखती है। लॉन्ग टर्म में आप वो कंपनियाँ देखोगे जो 20 साल बाद भी रहें सिस्टम में, ऐसा ना हो जो गायब हो जाए सिस्टम से, क्योंकि 20 साल में से बहुत सारे नाम आपको गिना सकता हूँ जो पिछले 20 साल पहले निफ्टी के स्टॉक होते थे। मिसाल तौर पर यूनिटेक, सुज़लॉन, ये सब निफ्टी के हिस्से थे, वोडाफोन, रिलायंस कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ जो निफ्टी के स्टॉक होते थे 20 साल पहले, आज नहीं है, कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं है, या है तो बहुत मिनिस्क्यूल है। सो बेटर है सस्टेनेबिलिटी आप चेक करो। 20 साल पहले भी TCS नंबर 1 था, रिलायंस नंबर 2 था, मतलब IPO से लेकर अब तक 2004 से लेकर 2023 ऑलमोस्ट 19 साल में TCS एक बार भी टॉप 3 से नीचे नहीं गया अपने मार्केट कैप में इन द हिस्ट्री। सो सस्टेनेबिलिटी पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो इतने साल में नहीं हुआ, आगे होने के लिए उसको बड़ा दम लगेगा, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो उसमें। EIH इज इट वैल्यू पिक फॉर लॉन्ग टर्म? EIH में सर मित्तल सर एक कभी आप इसका होल्डिंग चेक करना, शेयर होल्डिंग, तब आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल समझ में आएगा। तो ये कंपनी अच्छी है, प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, सिचुएशंस अच्छी हैं, लेकिन उसमें वो हमेशा टेक ओवर बैटल का कैंडिडेट रहता है। EIH में आधी स्टेक जो है 15% वो ITC का है और 15% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप का है। सो ये दोनों का स्टेक जो है ना, ये बहुत समय से ऐसी बैटल में चल रहा है। कभी आप गूगल कर लेना EIH टेक ओवर बैटल, आपको समझ में आ जाएगा क्या स्टोरी है इसके पीछे की। इसलिए ये आमतौर पे एक रेंज में ही रहता है या बहुत सीमित दायरे में कामकाज करता है, कि हमेशा इसमें ये बज़ बना रहता है कि इसका टेक ओवर करेगा कौन। तो बेटर ऑप्शंस हैं, इंडियन होटल है या लेमन ट्री है, इनको आप एक बार को देख सकते हो कंसीडरिंग हॉस्पिटैलिटी स्पेस। स्कैफलर इंडिया अच्छी कंपनी है। चन्ना साहब, कल नंबर भी इनके अच्छे आए थे, आज वो डिप मिल गया वो बात अलग है, लेकिन नंबर इनके अच्छे देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग नंबर थे बल्कि। मल्टीनेशनल टाइप कंपनी है और बढ़िया कंसिस्टेंट नंबर है, इक्विटी बेस छोटा है, तो ठीक ठाक कंपनी है। आप अगर आपको जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वॉल्यूम बस ड्राई रहता है, उसका आप ध्यान रखना एटलीस्ट इसमें। स्कैफलर वर्सेस टिमकेन वर्सेस SKF, ये तीनों एक ही टाइप की कैटेगरी स्टॉक हैं वैसे तो। स्कैफलर और ऐसा SKF ज़्यादा बेटर है टिमकेन के कंपैरिजन में, लेकिन चले बहुत है तीनों, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट इनका एनालिसिस जो होगा उसको तो पढ़ के करना पड़ेगा। लेकिन सो फार मैंने स्कैफलर के नंबर देखे हैं, कल ही आया था इसका नंबर, तो मैंने बनाए भी थे उसके नंबर, इसलिए मुझे आइडिया है। लेकिन वो उसके नंबर तो अच्छे थे, बाकी दो के नंबर मैंने देखी नहीं, SKF के और टीम के आया भी है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता। सो इसलिए उनमें भी कोई भी कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है कंपेरेटिवली स्कैफलर के। इसके नंबर बेटर साइड पर देखने को मिले इस क्वार्टर में। इसके अलावा अब IEX के नंबर आज तो वीक साइड पर थे, 3% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला था नंबर्स में। एक्सपेक्टेड लाइन पे थे, एक्सपेक्टेड ही था कि वीक साइड पर नंबर्स क्वार्टर में देखने को मिलेंगे, और ये क्वार्टर का नंबर आया भी वीक साइड पर है। तो वीकिश नंबर्स के ऊपर अब कल देखते हैं एनालिस्ट कॉल क्या बोलती है, क्या ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ बोलते हैं, अकॉर्डिंगली आप कोई कॉल लो इसके अंदर तो अभी। लेकिन प्राइमा फेसिस नंबर्स वीक थे, और रेस्ट किस तरह के एक्सप्लेनेशंस आते हैं नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की तरफ से, वो एक पार्ट रहेगा, इसको आपको क्रूशियली वॉच करना। लेकिन कल के लिए पहले आप एनालिस्ट कॉल देख लो, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ देख लो, देन अकॉर्डिंगली कोई भी कॉल लेना। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग IEX के नंबर को लेकर एटलीस्ट। निर्मा इज़ गोइंग टू बाय GLS बिजनेस, सर मैंने सुना नहीं है शाह साहब, ये मतलब हर्ड ऑन द स्ट्रीट हो सकता है मे बी, लेकिन मैंने अभी तक सुना नहीं ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अगर ऐसा है तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं सुना है ऐसा कुछ भी। फ्रेश बाय इन सुज़लॉन बट इक्विटी फ्लोट बिगर देन ITC। मलिक सर, ये सुज़लॉन की स्टोरी पिछले 10-1 साल में हर बार टर्न अराउंड उठता है इसमें। कुछ साल पहले से ये कहानी उठ रही है और आती ही आ रही है, आज से नहीं आ रही है। ये सुज़लॉन 8 रुपये था तब भी, 6 रुपये था तब भी, 10 रुपये आया तब भी, आज 17 रुपये आ गया तब भी। टर्न अराउंड होगा अगर तो नंबर्स में दिख जाएगा। क्यों ही इतना पैनिक स्टेट मचा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है कि महंगा मिलेगा, 34 रुपये मिल जाएगा मैक्सिमम, ये होगा, लेकिन एटलीस्ट टाइम कन्फर्मेशन होगा कि टर्न अराउंड हो चुका है। सो होने जाने दीजिए, ज़्यादा बेटर नहीं है। थोड़ा पैनिक स्टेट कम हो जाने दीजिए, उसके बाद लेना ज़्यादा बेटर नहीं है। ये बात भी है कि इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा है, अमंग टॉप 5 इक्विटी फ्लोट वाली कंपनियों में से एक इसका नाम आता है। सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इक्विटी फ्लोट के साथ साथ पब्लिक फ्लोट भी बहुत ज़्यादा है, तो इक्विटी फ्लोट को सर्विस करने वाली कंपनीज़ में अगर आप टॉप 5 या टॉप 10 देखेंगे तो उसमें ज़्यादा मेजरली सब PSUs ही हैं। तो ONGC, IOC, IOB इनके सबसे बड़े इक्विटी फ्लोट हैं इंडिया में। 2400 करोड़ के शायद इक्विटी फ्लोट है IOC का, देन कम्स IOB 1900 करोड़ 2100 करोड़ का उसका फ्लोट है, देन कम्स ONGC।
तो ये 3 तो सबसे बड़े फ्लोट हैं। फिर आता है ITC, 1400 करोड़ रुपए का फ्लोट उसका है, 1400 करोड़ शेयरों का। फिर वोडाफोन एंड देन कम सुजलॉन। तो इक्विटी फ्लोट तो बड़े हैं, लेकिन बाकियों के प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें सपोर्ट कर पाती है, क्योंकि उनके फ्लोट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी है, जो शेयर होल्डर्स को EPS फॉर्म में दिख जाती है कि है इतनी बड़ी EPS, इसलिए ITC इतने बड़े फ्लोट के बावजूद भी सस्ते मल्टीपल पर है। बट सुजलॉन के केस में लॉस और या मिनिमल प्रॉफिट और इतनी बड़ी फ्लोट, इसलिए एक बार को उस कंपैरिजन नहीं है दोनों का, ITC का और सुजलॉन का, एनी डे। लेकिन स्टिल बिज़नेस अलग है, इनका बिज़नेस अलग है, उनका बिज़नेस ग्रीन एनर्जी का है। अभी सिचुएशन टर्न अराउंड हो रही है या कोशिश हो रही है, नंबर्स में आ जाने दीजिए, सब्सटेंशियल वे में कुछ अच्छे नंबर्स आ जाए फिर देखते हैं, वरना ये स्टोरी तो टर्न अराउंड की होती रहती है हर तेज़ी में। देखते हैं आगे फिर कैसे चलता है इसके अकॉर्डिंग। बट सो फार अभी ITC से कंपैरिजन करने लायक नहीं हुआ है सुजलॉन एटलीस्ट। REC आज तो चला है टिब्रेवल सर, अच्छा नंबर, उसके ऊपर एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा इसमें। बट अगेन मतलब बड़ा रनअप आ नहीं चुका नीचे के लेवल से PFC REC दोनों में, और उसके बाद आज नंबर पे भी चल गया। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एंटर कर रहे हो आप, तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना अपना। दो कंपनी में तो बुराई नहीं है, अच्छी कंपनी है, बट अगेन क्योंकि थोड़ा चला ज़्यादा है तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस मेंटेन करके ही एंटर करना। पहले यील्ड बेटर होता था, रिसेंट रनअप के बाद यील्ड भी थोड़ा नीचे आ गया है, तो अभी भी शायद 5% या 4% की यील्ड पे कामकाज कर रहा है। पहले एक समय पे 11-12 तक पहुंच गया था रिसेंट फॉल के बाद, 8-9 तो बहुत टाइम तक सस्टेन किया इसने। लेकिन ठीक है, 4-5% यील्ड है, तो आप देख मतलब डिविडेंड यील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखना चाहो तो उस लिहाज से भी रख सकते हो लेके। बट काउंट ये करना कि थोड़ा रनअप आ चुका है, और उसके बाद कोई भी कॉल लेना आपके लिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस होने के बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। थोड़ा रनअप है, कंपनी ठीक है, बट एक सवाल है, वी हैव इन रिसेंट लिस्टिंग वी शुड वेट सम टाइम एंड 64 क्वार्टर नंबर्स, बट सम शेयर्स डजंट गिव चांस, वीनस पाइप, हरिओम पाइप, मैनकाइंड, व्हाट एल्स वी आर मिसिंग। सिंह साहब, ये अभी का केस नहीं है। आप अगर ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो तो ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। NBCC था ऐसा एग्जाम्पल, जिसमें IPO के बाद भाव ही नहीं मिला कभी IPO का। IRCTC था ऐसा एग्जाम्पल, 300 रुपये का भाव था, लिस्टिंग हुई और एक तरफा चला। डीमार्ट एक ऐसा भाव था, 299 रुपये का IPO आया, 4 डिजिट में कामकाज कर रहा है। बट उस पूरे रनअप के बाद आज की सिचुएशन आपको जरूर दिख रही होगी उनकी, कि 7,000 का डीमार्ट अब 3500 पे कोई लेने वाला नहीं है, या IRCTC वो 1200 रुपये स्प्लिट के बाद आया और उसके बाद कोई लेने वाला नहीं है, या NBCC वो 120 रुपये का हाई बनाया और आज वो 30 रुपये पे पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है, और एक लंबे अंतराल से वहाँ पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी तेज़ी के बाद एक लंबा अंतराल है जहाँ पर ये लोग एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे हैं। सो IPO केस में मल्टीपल टाइम्स ऐसे अच्छी कंपनियों के IPO आते हैं जो कि नहीं हाथ में आते हैं, जो एक तरफा चाल दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वही मिल रहा है ना नीचे। और ऐसा नहीं है कि उस ड्यूरेशन के बाद उनकी EPS एक्सपेंशन नहीं हुआ। डीमार्ट की EPS में लगातार एक्सपेंशन हो रहा है उसके बाद से, और आज भी उसी मल्टीपल के आसपास वो कामकाज कर रहा है जिस मल्टीपल पे वो IPO के बाद मिल रहा था। तो विद टाइम तो वो सस्ता ही हुआ उल्टा, महंगा होने की बजाय, लेकिन फिर भी उसे कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि अब वो चल नहीं रहा है, वो उसमें वो स्पार्क नहीं दिख रहा जो उस टाइम पर दिख रहा था। सो अगर आप उस स्पार्क को ढूंढ रहे हो तो आप ट्रेडर ही हो, तो फिर इन्वेस्टर का मतलब ही नहीं बनता। तो आप लिस्टिंग गेन के लिए कूदो, या लिस्टिंग वाले दिन कूदो, या लिस्टिंग वाले दिन लेकर 2 दिन बाद बेच दो, वो आपका अपना टाइम फ्रेम और तरीका है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे सोच रहे हो तो फिर उसमें 6 महीना, 8 महीना, साल भर, और ऐसी सिचुएशन के लिए तो फिर आपको नीचे के भाव पे लेकर आराम से बैठना चाहिए। आज भी आप ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बढ़िया क्वालिटी एसेट लेना चाह रहा हूँ, तो बढ़िया क्वालिटी एसेट में डीमार्ट था ना, बढ़िया क्वालिटी एसेट आज भी है, आज भी वो नीचे ही मिल रहा है ना। 7,000 रुपये का हाई बनाने के बाद कहाँ आपको 6-6,500 का हाई बनाने के बाद कहीं आपको 3200-3300 दिख रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, डिस्पाइट कि वहाँ पर विद टाइम उसने EPS एक्सपेंशन लिया, उसके बावजूद भी वो सस्ता दिख रहा है आपको। एक समय पे 120 के मल्टीपल तक पहुँच गया था, 70 के मल्टीपल पर आ गया उसके बाद टूट टाट के। तो वहाँ से तो एक्सपेंशन, वहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन हुए है ना PE का, तो आप उसको देख सकते हो, क्या दिक्कत है। लेकिन हर बार मतलब आप ट्रेडर की तरह सोच के इन्वेस्टर नहीं बन सकते।
या इन्वेस्टर की तरह सोच के ट्रेडिंग मत करो। तो अगर आपने सोचा है कि आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडर ही हुए ना फिर, कि आपने लिस्टिंग के लिए लिया IPO और लिस्टिंग गेन मिला और निकल गए, या लिस्टिंग के लिए लिया था और कुछ पैसा बना और मैं निकल गया, जो न्यूजन में आज हुआ। लेकिन अगर आप ये नहीं हो और आपको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छी कंपनी है न्यूजन और मैंने कई सालों के लिए उसको ले लिया अपने पोर्टफोलियो, तो रखो ना, फिर क्या दिक्कत है। लिस्टिंग गेन हो या नॉन लिस्टिंग गेन हो, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, फिर तो बढ़िया कंपनी है ही वो, आजीवन के लिए बढ़िया कंपनी होगी, फिर तो क्या दिक्कत है। डिस्कस ऑन लॉन्ग टर्म सैक्सॉफ्ट, जेंसार, तानला प्लेटफॉर्म। सर जेंसार के अलावा कोई भी नहीं अरेंज हो रही इसमें, आप जेंसार ही को रखो अपनी पोर्टफोलियो में, वही ज़्यादा बेटर है। चाहे सैक्सॉफ्ट हो या तानला हो, दोनों को एटलीस्ट आप अभी के लिए अवॉइड करो। जेंसार फिर भी, क्योंकि पीछे ग्रुप बढ़िया है, RPG ग्रुप की कंपनी थी, नीचे के दाम पे ज़्यादा अच्छी थी, अब बहुत महंगी हो गई है, लेकिन ठीक है फिर भी कंसीडरेबल है एटलीस्ट बाकियों के कंपैरिजन में, तो इसको आप रखो, ज़्यादा बेटर है। और लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स अपने आप रिफ्लेक्ट कर देंगे कि वो वर्थ होल्डिंग है या नहीं। तो थोड़ा नंबर्स को एक बार आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग कॉल लेना। लेकिन सो फार इन तीन में से मुझे वही सही लगता है। तानला तो वैसे भी एक तरफा तेज़ी दिखा के गया है, तो उसको तो आप समय के लिए भूल ही जाओ, ज़्यादा बेटर है। ये एक तरफा तेज़ी दिखाई है उसने, अगर आप पुराना 1 साल का चार्ट या 2 साल का चार्ट उठा के देख लोगे, सिचुएशन वहाँ क्लियर हो जाएगी आपको अपने आप ही। IGL के प्रॉफिट्स हिट हो रहे हैं, कॉज ऑफ EV, होल्ड और सेल। शर्मा साहब, तो IGL खाली CNG व्हीकल्स में नहीं है, PNG बिजनेस के अंदर भी है, और CNG प्रोडक्ट्स की अलग डिमांड है, EV की अलग डिमांड है। तो EV के केस में पेट्रोल भी हिट हो रहा है, तो ऑल्टरनेट उन्होंने भी EV चार्जिंग स्टेशन लगाने शुरू कर दिए वैसे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, IGL ने भी, तो वो भी एक पार्ट है उनके केस में। सो ऑलवेज कोई अगर थ्रेट किसी के लिए आएगा तो ये कंपनियों को पता होता है उसे कैसे एज अ चैलेंज यूज़ करना और उसे कैसे एज एन अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करना, दे विल मैनेज। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, हाँ थोड़ा इम्पैक्ट है उसका, उसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी नंबर कैसे आते हैं, क्या कमेंट्री बोलते हैं मैनेजमेंट, क्या चीज़ें बोलेंगे गोइंग फॉरवर्ड, उसको लेकर अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना, ज़्यादा बेटर नहीं है। UPL एवरेज कर सकते हैं क्या? हाँ जैन साहब, थोड़ा थोड़ा एवरेज किया जा सकता है, कि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। सो लग रहा है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा वीक आने नहीं चाहिए, एटलीस्ट एग्रोकेमिकल स्पेस के। मॉनसून में पिकअप कर ही रहा है तो डिमांड ठीक ही रहेगी, डोमेस्टिक पे भी और इंटरनेशनली भी ठीक ही रहेगा बिजनेस, तो आप आराम से एवरेज कर सकते हो। प्राइस बोल रहा है कि निफ्टी में सबसे टूटा हुआ स्टॉक है, ऐड किया जा सकता है एटलीस्ट इन लेवल्स पर। Okay, I have Reliance, TCS, HDFC Bank and doing SIP in small cap fund. Am I doing okay or not sir? Not able to track small cap, so I go for म्यूचुअल फंड। ठीक है अनिल सर, आपने अगर लार्ज कैप में भी SIP कर रखी है तो भी बढ़िया है, मतलब ये 3 स्टॉक्स में अगर आप SIP के थ्रू ऐड कर रहे हो तो परफेक्ट है, और अगर आप SIP स्मॉल कैप में कर रहे हो तो भी वो परफेक्ट है। बस देख लेना कि SIP 1 या 2 फंड में रखना, ताकि SIP का बड़ा बुके या बड़ा ब्लैंकेट जो है वो आपके पास आ पाए, ज़्यादा स्टॉक आप कवर कर पाओ। लेकिन ठीक है, तरीका आपका मैकेनिज्म दोनों का ही काफ़ी बेहतर है, बस को कंटिन्यू करना, पैनिक स्टेट में ज़्यादा काम आएगा ये। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों